नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे विवाद की जो मुझे लगता है कि भारतवर्ष में बहुत कॉग्निजेंटली देखा जाना चाहिए और उस पर एक नेशनल पॉलिसी बननी चाहिए, उस पर कानून बनना चाहिए और कानून बनाकर इनके निपटारे होने चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है। समस्या क्या है? उनके कई पहलू हैं। आज भोजशाला का मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आया और भोजशाला में दोनों पक्ष, जो वहाँ मस्जिद पक्ष है और जो हिंदू पक्ष है, दोनों की ही पिटीशन आए हैं और दोनों की अपनी अपनी ग्रीवांसेस है। हुआ क्या कि पहले भोजशाला में 2003 में एक समझौता हुआ था। जहां तक मुझे याद है, भोजशाला में मतलब ये जो मामला पूरा चल रहा था, उमा भारती जी की सरकार वहां पर बनी थी, मतलब वो मुख्यमंत्री हुआ करती थी। इससे पहले मुसलमानों का वहां पर कब्जा था, पूरी की पूरी भोजशाला पर मुसलमानों का कब्जा था। मैं बात कर रहा हूं धार डिस्ट्रिक्ट की, मध्य प्रदेश के धार, उज्जैन से थोड़ी ही दूरी पर है धार में भोजशाला है। और राजा भोज की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे प्रकरण, राजा भोज, गंगू तेली और ये सब हम सुनते ही होंगे। राजा भोज की एक और खास बात है कि उनका एक प्रकरण भविष्य पुराण में लिखा हुआ है। भविष्य पुराण में राजा भोज के विषय में जो लिखा है, मुझे लगता है जब आप सुनेंगे या देश में उस पर काम होना चाहिए। राजा भोज बड़े प्रतापी राजा थे, इसमें कोई शक नहीं है। और उज्जैन उस समय एक धार्मिक नगरी हुआ करती थी, आज भी है। उज्जैन मतलब पांचाल से शिफ्ट होकर उज्जैनी में शिफ्ट हुआ था मामला। ये 7वीं-8वीं शताब्दी का मामला था। 7वीं-8वीं शताब्दी से पहले उत्तर प्रदेश के पांचाल मुख्य केंद्र हुआ करता था, या फिर उसके बाद उज्जैनी हुआ, उसी समय पर काशी मुख्य केंद्र बना। ऐसे अलग अलग जगहों पर राजधानियां, सांस्कृतिक केंद्रों की राजधानियां शिफ्ट होती गई। मैं समझता हूं कि ये सारा प्रकरण 7वीं-6वीं शताब्दी की जब हम बात करते हैं तो उज्जैनी में शिफ्ट हुआ था। और महाराजा भोज, मतलब जहां राजा बैठता था, प्रतापी राजा, वो अपने यहां से डेवलप करवाता था और माता सरस्वती की पूजा वहीं से शुरू होती है। भोज मतलब जब मैं राजा भोज की बात करता हूं तो राजा भोज का मतलब ये है कि वो प्रतापी राजा, उन्होंने हिंदुस्तान फतेह किया। इसके अलावा वो अरब में घुसे। अरब में जब वो घुसे तो भविष्य पुराण में एक प्रकरण है, जब उन्होंने अरब जीता तो जीतने के बाद जब होता क्या था कि राजा कहीं भी कोई क्षेत्र जीतता था तो वहाँ एक शिव मंदिर बनवाता था, जिसकी आराधना करता था वहाँ वो मंदिर बनवाता था और वहाँ मतलब जो अभिषेक वगैरह होना चाहिए वो करता था। वहां एक ऐसा कहते हैं कि महादेव का मंदिर बनाया और मंदिर बनाने के बाद जब वो सोए तो रात में भगवान ने उनको दर्शन दिए और दर्शन देकर कहा कि ये क्षेत्र मोहम्मद नाम के एक व्यक्ति को दिया गया है, मोहम्मद यहाँ गवर्न करेगा, तुमको यहाँ से वापस जाना चाहिए, अरब पर कब्जा नहीं करना चाहिए। मोहम्मद सवेरे उनसे मिलने आए अपने सचिवों सहित और मोहम्मद से भेंट हुई महाराजा भोज की और महाराजा भोज फिर वहां से वापस चले आए। मोहम्मद का जो इंटरप्रिटेशन किया गया भविष्य पुराण में, वो इंटरप्रिटेशन प्रॉफिट मोहम्मद के रूप में कहा जाता है कि वो प्रॉफिट मोहम्मद थे जिनके साथ ये डील हुई। अब सच्चाई क्या है? भविष्य पुराण तो हम तो ग्रंथों पर ही विश्वास कर सकते हैं। भविष्य पुराण ऐसा कहती है, ये वही महाराजा भोज है। महाराजा भोज की एक और खास बात थी, वो एजुकेशन पर बहुत ध्यान दिया करते थे। तो जहां कहीं भी वो अपना पड़ाव डालते थे तो वहां एक भोजशाला बनवाते थे और भोजशाला कई पिलर्स के ऊपर एक चौहद्दी टाइप की खींचते थे, फिर उसके बरामदे होते थे, उसमें एक बीच में मैदान होता था और माता सरस्वती का एक मंदिर होता था। महाराजा भोज जिस धार से आते हैं जहां पर उनका शासन था, मैं 2 साल पहले महाराजा भोज को लेकर वहां हर साल पर्व मनाया जाता है और बड़े देश के वक्ता बुलाए जाते हैं। 2 साल पहले या 3 साल पहले मैं भी उसके कार्यक्रम में धार में गया था और बाई चांस की बात है, उस दिन मंगलवार था। मंगलवार के दिन वहाँ ये जो समझौता, जो मंगलवार के दिन मुझे ले जाया गया भोजशाला में और भोजशाला में हमने वहाँ सामूहिक हनुमान चालीसा में भाग लिया, सामूहिक जो कीर्तन चल रहा था उसमें भाग लिया। कार्यक्रम दिन में शुरू होने वाला था। ये सुबह का प्रकरण था कि सुबह सुबह वहाँ हम इसी भोजशाला में जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इस भोजशाला में हम वहाँ गए। तो मेरा भाषण दिन में होना था, कार्यक्रम दिन में था, लेकिन पूरा प्रकरण बताया। जब मैं वहां पर गया तो देखा बाहर तमाम तरह की मजारें टाइप की बनी हुई हैं। तो हमने पूछा कि भाई ये मजारें बनी हुई हैं, ऐसा कैसा है? तो कार्यकर्ताओं ने कहा यही कमाल बाबा की या कमाल शाह मस्जिद का अवशेष है, इन्होंने कब्रिस्तान जैसा वो करते हैं हर जगह। अब इसलिए मुझे वो प्रकरण जीवंत पता है कि वहां क्या है। खैर, भोजशाला में जब उमा भारती जी की सरकार हुआ करती थी तो उन्होंने मुसलमानों का जो कब्जा था उसको खत्म करके एक समझौता उस समय हो गया था। वो समझौते में
मुसलमान शुक्रवार की नमाज करेंगे और हिंदू मंगलवार को वहां हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, सामूहिक रूप से वहां बैठेंगे। ये तय हो गया। अब उसके अलावा सरकारी संरक्षण में चूंकि एएसआई के कब्जे में है और महाराजा भोज की वो ओरिजिनल नगरी है, तो एएसआई के कब्जे में वो है। एक ताला चाबी एएसआई के पास रहता था, पहले मौलानाओं के पास रहता था, अभी एएसआई के पास रहता है। एएसआई का वो मतलब एएसआई के कब्जे में है। अब जो प्रकरण पड़ा बसंत पंचमी का, वो शुक्रवार को बसंत पंचमी पड़ रही है। बसंत पंचमी का मतलब है महाराजा भोज का उत्सव होना। क्योंकि मैं इन्हीं दिनों में उस समय गया था, बसंत उत्सव वहां पर होता है और बड़ा भव्य होता है, पूरे महीने भर का कार्यक्रम चलता है। और बसंत उत्सव में अब सवाल ये पैदा होता है कि बसंत पंचमी का दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। अब जो समझौता था वो ये था कि मंगलवार को भाई हनुमान चालीसा होगी, शुक्रवार को ही होगा, लेकिन वसंत पंचमी साल में एक बार आती है और महाराजा भोज को वसंत उत्सव के रूप में जानते हैं, माता सरस्वती के पुजारी के रूप में जानते हैं। तो अब सवाल जो वहां पैदा हुआ वो ये हुआ कि क्या भोजशाला में शुक्रवार की नमाज होगी या फिर माता सरस्वती की पूजा होगी। अब मेरे से कोई पूछे तो मैं कहता हूं कि शुक्रवार की नमाज तो हर शुक्रवार को होती है, लेकिन माता सरस्वती की पूजा केवल साल में एक बार होती है, इसलिए नमाज को डेविएट किया जा सकता है, शाम को भी शिफ्ट किया जा सकता है। अच्छा, जो लोग वहां पूजा करते हैं उनका कहना है सनराइज टू सनसेट, यानी कि सूर्य उदय होने से लेकर सूर्य अस्त तक पूजा चलती है, उत्सव चलता है, वहां पर लगातार मंत्रों की चैंटिंग होती है और लगातार वहां कार्यक्रम चलते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो कहते हैं कि नहीं, 1 बजे से 3 बजे के बीच में हमारी नमाज होगी। दोनों पक्ष कोर्ट में आए, क्योंकि एएसआई ने क्या किया, एएसआई के पास जब दोनों पक्ष गए होंगे तो एएसआई ने बसंत उत्सव साल में चूंकि एक बार होता है, इसलिए एएसआई ने साल में एक बार का बसंत उत्सव अलाउ कर दिया कि भाई बसंत उत्सव पूरे दिन होगा। मुस्लिम पक्ष ये लेकर वहां गया, कोर्ट में आया कि साहब ये जो है बसंत उत्सव तो इनका ठीक है, लेकिन हमारी नमाज कैसे रुक सकती है, हमारा समझौता है और कोर्ट के ऑर्डर भी हैं समझौते के। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश के एडवोकेट जनरल खुद आए, एक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सरकार की तरफ से प्रेजेंट हुए और उधर से सलमान खुर्शीद साहब आए, और जो प्राइवेट पिटीशन थी उसके पिटिशनर्स के विष्णु शंकर जैन, जहां तक मुझे मालूम है, वो प्रेजेंट हुए। विष्णु शंकर जैन ने अपनी बात कहते हुए कहा कि साहब ये उत्सव जो है साल में एक बार होता है और सुबह से लेकर शाम तक होता है, इसलिए आज के दिन नमाज शाम को 5 बजे या सूर्यास्त होने के बाद शिफ्ट की जा सकती है, वो कर सकते हैं, एक दिन के लिए ऐसा किया जा सकता है। लेकिन मुस्लिम पक्ष ये कह रहा कि नहीं साहब, हमारा समझौता है, समझौते में शुक्रवार की नमाज तो 1 बजे से 3 बजे में होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि एएसआई क्या कहेगा, राज्य सरकार क्या कह रही है, केंद्र सरकार क्या कह रही है। और जहां तक मुझे लगता है कि केंद्र और राज्य के एडवोकेट्स ने एक सहमति बना ली। उन्होंने कहा कि साहब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हमारा काम है, मतलब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो लॉ एंड ऑर्डर तो राज्य सरकार मेंटेन करेगी, चाहे आप जो ऑर्डर कर देंगे। अब ये कह दिया गया। इसके बाद सलमान खुर्शीद ने वहां पेनिट्रेट किया और अब मध्य प्रदेश सरकार के एडवोकेट जनरल और एएसजी ने एक प्रस्ताव रख दिया। उन्होंने कहा कि साहब जो बीच का मामला है दोनों ही साथ साथ चल सकते हैं। अब इनकी जो नमाज होगी उस नमाज के लिए भी अवसर दिया जा सकता है और वहाँ एएसआई पहले से ऑर्डर कर चुका है, अनुमति दे चुका है, तो वहाँ सरस्वती पूजा भी चलेगी। अब वो अहाता छोटा सा है, वहां ये मैं मानता हूं कि वहां 1500 लोग इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन अब सवाल यहां पैदा होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई आप मुझे ये बताओ कि दोनों कैसे चल जाएंगे, इसके लिए क्या आपके पास सेपरेट स्पेस की व्यवस्था है, क्या वहां पुलिस फोर्स की व्यवस्था है आपके पास, और क्या करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा अगर आप ये प्रस्ताव दे रहे हैं तो एक कोई स्थान वहां पर दिया जा सकता है जहां नमाज की जा सके, और एक स्थान क्या उसमें दिया जा सकता है जहां पर ये उत्सव चले। अब वो अहाता आप देखेंगे, इसको अहाते को देखिए कि ये जो पूरा अहाता है ये एक परिसर है, इसके बरामदे हैं इधर उधर। अब क्या एक बरामदा शिफ्ट करके किया जा सकता है, या फिर इस परिसर में इतने हिस्से में ही वो करा जाएगा, या फिर बरामदों में दोनों तरफ, या फिर बाहर जो कमाल शाह या कमाल बाबा उनकी जो ये बनी हुई हैं कब्रें शबरें और जगह कवर करके रखी है, मस्जिद टाइप बनी हुई है, ये वहां पर नमाज की जाए। लेकिन बड़ा मतलब केटिक सिचुएशन छोड़ दी गई है। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आया वो बड़ा खतरनाक है, क्योंकि जब ये एग्री हो गए कि दोनों साथ साथ चलेंगे, हालांकि भोजशाला में रास्ते और भी हैं,
होंगे, मतलब बाईपास से रास्ते हैं, लेकिन दोनों साथ साथ चलेंगे। चूंकि सरकार एग्री होगी, राज्य सरकार एग्री होगी, केंद्र का एसजी एग्री हो गया, सलमान खुर्शीद साहब प्रेजेंट हुए मुसलमानों की तरफ से, वो एग्री हो गया। केवल एक विष्णु शंकर जैन विरोध करते रहे कि भाई पूरे दिन चलती है और देखो डिस्टर्बेंस हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर पर वो एग्री हो गए, स्पेस प्रोवाइड करने पर एग्री हो गए, एएसआई को एग्री कर लिए। जब सब एग्री हो गए तो चीफ जस्टिस क्या करते? चीफ जस्टिस बार बार पूछ रहे थे कि भाई कैसे ये चलेगा। तब उन्होंने कहा कि भाई अलग अलग स्पेस का निर्धारण करिए और वो कर दीजिए। एक विषय और आया, ये एडवोकेट जनरल ने कहा मध्य प्रदेश के कि साहब ये अगर लिस्ट दे देते हैं कि कौन कौन वहां जाएगा तो उनकी आइडेंटिटी प्रूफ के साथ उनकी व्यवस्था की जा सके, कितने लोग जाएंगे और उनकी आईडी और उनका एप्लीकेशन और ये सब दे दिया जाए। बाकी जो बसंत उत्सव है वो तो ओपन बनेगा, उसमें कोई भी जा सकता है, लेकिन जो नमाज का वो वाला मामला है, नमाज के मामले में कुछ लोगों को अनुमति दी जा सकती। अब जो ऑर्डर में देख रहा था, जो रिपोर्टिंग आई, उसमें कितने लोग तय हुए हैं ऐसा कोई ऑर्डर नहीं किया गया, कितने लोग जाएंगे ऐसा भी नहीं कहा गया है। अब वहां पर शुक्रवार की जब नमाज लोग कहते हैं होती है तो इतनी संख्या हो जाती है वो बाहर तक आ जाते हैं, और मंगलवार के दिन जब वहां हनुमान चालीसा होता है, सामूहिक पाठ होता है, तो भी इतनी संख्या हो जाती है कि लोग बाहर तक आ जाते हैं। तो जब हर शुक्रवार को ये दृश्य वहां पर आता है तो कितने लोग जाएंगे, ये कोर्ट को मुझे लगता है ऑर्डर करना चाहिए था। ये बिल्कुल वैसे ही जैसा कि मद्रास हाई कोर्ट ने थिरुवनंतपुरम जो टेम्पल है, वहां भगवान मुरुगन के टेम्पल के ऊपर जो दरगाह बनी हुई है, उस दरगाह में ऑर्डर किया था। ऑनरेबल जस्टिस श्रीमती ने उसमें ऑर्डर किया था कि 50 लोगों से ज्यादा वहां नहीं जाने चाहिए, 50 लोग ही केवल प्रवेश किए जाएंगे, सीढ़ियों पर भी खड़े नहीं हो सकते, और ये कोई आप वहां सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, कोई लाउड स्पीकर नहीं लगा सकते, कुछ नहीं करेंगे आप वहां। अपना जो उर्स आपको मनाना है वो 50 लोग उर्स मना सकते हैं, इतना हम आदेश, मतलब वो लिखित आदेश मद्रास हाईकोर्ट ने ऑनरेबल जस्टिस श्रीमती ने किया था। मुझे लगता है ऐसा कुछ आदेश करना चाहिए था कि इसमें 50 लोग, 100 लोग, 25 लोग, इतने लोग नमाज पढ़ने जाएंगे। सलमान खुर्शीद साहब ने कहा कि आप चिंता मत करिए, आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, प्रशासन को शाम तक हम वो दे देंगे लिस्ट कि कितने लोग जाएंगे और उनकी आइडेंटिटी बता देंगे। अब अगर उसमें 500 लोगों की कर दी जाती है तो अब 500 लोग, अब बसंत उत्सव का टाइम ही नहीं है कि दोबारा कोर्ट जाया जा सके। 500 लोगों के लिए अगर एप्लीकेशन जाती है कि भाई 500 लोग उसमें जाएंगे, तो भोजशाला में खड़े होने की जगह कहाँ मिलेगी? भोजशाला में अलग जगह कैसे बना सकते हैं? वो कहते हैं हम 1000 लोग जाते हैं हमेशा से, या वो कहते हैं कि हर शुक्रवार को साहब हमारे इतने जाते हैं और वो उतने ही जाएंगे, वो हमेशा वाले हर शुक्रवार वाले हैं। तो मुझे लगता है कि ये और ज़्यादा कुछ समस्याओं वाला हो सकता है, इससे और ज्यादा अव्यवस्था फैल सकती, इसलिए इस पर आदेश वैसा होना चाहिए। हालांकि भोजशाला के विषय में एक चीज और है, भोजशाला का मामला ऑनरेबल कोर्ट में है। हिंदू पक्षों ने यह कहा कि ये भोजशाला है, ये माता सरस्वती का मंदिर है, ये महाराजा भोज ने बनवाया था, इस पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। अब मुसलमानों के कब्जे के विषय में तो एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए कि जब मुस्लिम शासन भारत में आया तो उन्होंने जो ओपन स्पेस पड़े हुए थे मंदिर, तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से उन पर कब्जे किए, और सार्वजनिक कब्जे करके उन्होंने उनको मस्जिदें घोषित किया, उनको उन्होंने मदरसे घोषित किया, या उनको रिलीजियस स्ट्रक्चर घोषित किया। ये तो एक सार्वजनिक बात है ना। सार्वजनिक बात है का मतलब है पूरा देश जानता है कि जब उनका शासन चला 200-300 साल तो उन्होंने यही किया। तो अब सवाल ये पैदा, वो भोजशाला है कि वो ये है। एक भोजशाला फर्रुखाबाद जनपद में भोजपुर गांव है, भोजपुर गांव में भी वो एक भोजशाला वहां पर बनी हुई है, उसके पिलर अभी भी दिखाई पड़। देश में आपको ऐसी भोजशालाएं दर्जनों दिखाई पड़ जाएंगी जहां महाराजा भोज ने भोजशाला बनवाई है। तो कोई ये अकेला परिसर नहीं है जहां पर ये कहा जाए कि नहीं साहब ये भोजशाला जो है वो बनी हुई है और ये तो मस्जिद है। वो भोजशाला वैसी ही, उतने ही पिलर की, उसी स्ट्रक्चर की देश में कई जगह पर बनी हुई है। इस बात को लेकर हिंदू पक्ष जब गया तो ऑनरेबल कोर्ट ने एएसआई सर्वे उस पर ऑर्डर कर दिया। हाई कोर्ट ने एएसआई सर्वे, हम सब जानते हैं ज्ञानवापी वाले में हुआ, संभल वाली में हुआ, या जो भी मैटर आते हैं, तो सबसे पहले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उस पर अप्लाई होगा कि नहीं होगा, इसके लिए ये जानना जरूरी है कि वाकई में ये स्ट्रक्चर क्या है। वो स्ट्रक्चर जो होगा उसमें बोर्ड भले ही कुछ भी लगा हो, उसमें जाता भले ही कोई हो, लेकिन उसकी एएसआई बताएगी कि वाकई में ये हिंदू स्ट्रक्चर है या मुस्लिम स्ट्रक्चर है, या फिर ये जबरदस्ती वाला कब्जा है या क्या है। इस परिस्थिति में हाईकोर्ट ने सर्वे ऑर्डर कर दिया था। सर्वे एएसआई ने करके अपनी रिपोर्ट लगा दी हाई कोर्ट में। अच्छा, जब रिपोर्ट एएसआई की आई उसी समय उन्होंने, जैसे संजीव खन्ना ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ध्यान में रखते हुए सुनवाई करते समय सभी प्रकार के लिटिगेशन पर बैन लगा दिया। चीफ जस्टिस हुआ करते थे भाई, उन्होंने बैन लगा दिया कि अब कुछ नहीं होगा।
अब जब कुछ नहीं होगा तो सब रोक दी गई और ये पिटीशन भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के साथ अटैच कर दी गई। आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने एक बड़ा उम्दा काम इस पर किया। मैं सलमान साहब के भी मस्तिष्क को ये कहूंगा कि परमात्मा ही उनको ज्ञान दे रहा होगा। ये हुआ कि साहब भोजशाला की स्थिति क्या है, कोर्ट में बात होते समय तो ये हुआ कि उस पर सर्वे हो चुका है, एएसआई ने सर्वे ऑर्डर कर दिया था, सर्वे हो चुका है, सर्वे की रिपोर्ट लग चुकी है। चूंकि हाई कोर्ट में मामला चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि स्टे कर दिया, इसलिए अब वो सभी इसमें अटैच हो गए। अब उसमें कोई कार्रवाई नहीं चल रही चूंकि सारी लिटिगेशन रोक दी गई थी। चीफ जस्टिस से सलमान खुर्शीद साहब ने कहा कि अगर वहां रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है तो उस रिपोर्ट की कॉपी सर्कुलेट हो जानी चाहिए। अब ये तो मुस्लिम पक्ष इसको स्वीकार नहीं करेगा। मुझे लगता है सलमान साहब को भी अब खूब सारी गालियां पड़ने वाली हैं और खूब उन पर सवाल खड़े होने वाले हैं। उन्होंने कहा एएसआई की जो रिपोर्ट है साहब, वो रिपोर्ट चूंकि हाई कोर्ट में आ चुकी है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में उस पर स्टे है, इसलिए हाई कोर्ट में वो सर्कुलेट की जा सकती है, अपोजिट पार्टी उनके ऑब्जेक्शन लिए जा सकते हैं, उस पर आगे कार्रवाई हो सकती है। इतना सलमान साहब ने कहा तो चीफ जस्टिस ने कहा यस बिल्कुल हो सकता है। उन्होंने कहा ऑर्डर नहीं करेंगे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऑर्डर के साथ करेंगे, फाइनल ऑर्डर नहीं होगा, कोई एक्सकेवेशन वहां पर नहीं बनी, यानी कि कोई खुदाई आगे की नहीं होगी, कोई और कार्रवाई वहां पर नहीं होगी, कोई फिजिकल एक्टिविटी वहां पर नहीं होगी। लेकिन एएसआई की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट डिस्क्लोज की जा सकती है और वो रिपोर्ट पार्टियों को बांटी जा सकती है। पार्टी उस पर अपने ऑब्जेक्शन वगैरह लगाएं, पार्टी अपने जो भी समर्थन समर्थन जो भी उनको करना है वो कर सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट इस मामले को, चीफ जस्टिस ने कहा हाई कोर्ट इस मामले को आगे बढ़ा सकता है, फाइनल डिसीजन अभी नहीं करेंगे उसका, लेकिन सर्कुलेट करके ऑब्जेक्शंस लिए जा सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि उसको डिस्क्लोज वो पोर्शन मत करिए जो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो, जिससे आपको लगे कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है। उस हिस्से को पर्सनली दिया जा सकता है कि भाई पार्टियां पढ़ सकती हैं, उसका सर्कुलेशन नहीं होगा। जैसे कोई विषय है और ये लग रहा है कि सेंसिटिव है और वहां चीफ जस्टिस को लगता है कि मतलब सुप्रीम हाई कोर्ट के चीफ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा चीफ जस्टिस या फिर सीनियर जजेस से उसको सुनवाने के लिए हम ऑर्डर कर देते हैं। लेकिन इसमें कुछ कंट्रोवर्शियल अगर लगता है, कुछ ऐसा लगता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके खिलाफ जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में उसको डिस्क्लोज तो किया जा सकता है, लोगों के या दो पार्टियों के पढ़ने के लिए छोड़ा जा सकता है, उनकी कॉपी सर्कुलेट नहीं हो सकती, लेकिन बाकी की कॉपी सर्कुलेट करके कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। मैं समझता हूं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मामले में संजीव खन्ना साहब जो रिस्ट्रिक्शन लगा गए, जो स्टे कर गए हैं, उसकी सुनवाई के मद्देनजर उस पर एक कोने से कुछ रास्ता निकला है, उसका रास्ता कुछ साफ होते दिखाई पड़ रहा है। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आज की ये चाहिए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मामले में सुनवाई शुरू कर दें जल्दी से, क्योंकि फाइल बन रही होगी या मैं कहूं कि वो तैयार हो रहा होगा, पेपर बुक तैयार हो रही होगी, उस पर एक्सपीडाइट के ऑर्डर करके उसकी सुनवाई शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि उन्होंने रास्ता खोल दिया है, सलमान साहब के मुंह से परमात्मा ने बुलवा दिया है, इसलिए भोजशाला वाला मामला तो आगे बढ़ेगा। अब कठिन इसलिए है क्योंकि जो रिपोर्ट आई होगी एएसआई की, वो रिपोर्ट केवल स्ट्रक्चर पर आई होगी। अब अगर ये पता करना है कि भाई वाकई में नीचे क्या है, तो फिर खुदाई भी करनी पड़ेगी, जैसा ज्ञानवापी वाले मामले में हो रहा था, तो खुदाई करनी पड़ेगी। खुदाई के लिए अभी रोक लगा दी गई, लेकिन रास्ता खोल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और जो ये कह दिया है कि वसंत पंचमी और नमाज साथ साथ चलेगी और प्रशासन की जिम्मेदारी बनेगी कि प्रशासन जो है वह लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, लेकिन संख्या निर्धारित नहीं की गई है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को वहां पर उनकी संख्या का और उनकी आईडीज का रिपोर्ट दिया जाएगा कि कितने लोग जाएंगे। ये मुझे लगता है एक कठिन काम है, एक दो दिन में उस पर क्या होगा ये तय होना बाकी है। वैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट खुद में एक अथॉरिटी भी होता है, वो भी तय कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हमारी कैपेसिटी के अनुसार, वहाँ जो कैपेसिटी वहाँ 50 लोग, 40 लोग, 30 लोग जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, बाकियों के लिए हम बाहर जगह दिए दे रहे हैं, अंदर जो नमाज पढ़ने वाले हैं इतने दिए जा सकते हैं। ये मुझे लगता है एक ऐसा आदेश जिस आदेश पर हम सभी को मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ कमी मुझे लगता है कि रह गई है। हालांकि फाइनल ऑर्डर जब सामने आएगा तो सही बात पता लगेगी। मीडिया रिपोर्टिंग, लीगल वेबसाइटों की रिपोर्टिंग के आधार पर मैं अभी बात कर रहा हूं।